जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग जो वन लिनियर एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह देख रहे थे इंडियन पॉलिटी का, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें हम लोग 25 पेज जो है ऑलरेडी यानी कि 6 वीडियो जो है आपका अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग संसद, पिछला वीडियो जो है संसद तक चला था, आज हम लोग संसद के आगे देखेंगे, यानी कि 25 पेज हो चुका था। ठीक है, 26वां पेज हम लोग देखने वाले हैं कि 26वां पेज में क्या दिया है, और आगे देख लेते हैं हम लोग। 26 उपराष्ट्रपति हो गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गया था, संसद भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, और इधर भी हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ 25 हो गया, 26 पेज हो गया। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास है। उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाने का अधिकार आखिर किसको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है संसद को। याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो संसद के पास है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 28 जनवरी 1950 को जो है आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन जिसके इसमें कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश जो है आपको हो सकते हैं, तो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। आप याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश सहित कह रहा है, अगर मुख्य न्यायाधीश को नहीं ऐड करेगा तो उसमें से आप घटा लीजिएगा एक, यानी कि 33 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश सहित, तो ये आपको हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण, ठीक है, के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। याद रखिएगा किसका, दूरसंचार विवाद और अपीलीय अधिकरण का जो है आपको निर्णयों को जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आगे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कह रहा है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के कह रहा है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है, तो ये आपको संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए टोटल याद रखिएगा कि 34 को सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय के कह रहा है कि न्यायाधीशों की किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आपको हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर जो है आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सामान्यतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु उसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी वह सुनवाई कर सकता है। तो ये आपको राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यानी कि पहले जो है राष्ट्रपति का अनुमोदन यानी कि अभी जो है लेना पड़ेगा, तब वह जो है किसी भी स्थान पर जो है वह सुनवाई कर सकता है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की उम्र जो है आपको 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से आपका संबंधित है, तो अनुच्छेद 134 के 1 के तहत। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको 5 होनी चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देख लेंगे। संविधान के भाग 5 में है जो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच जो है आपका यह प्रावधान दिया गया है। याद रखिएगा कि भाग हो जाएगा 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। 124 क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 124 में कहा गया है। क्या, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत।
अनुच्छेद 126 के अंतर्गत करा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 में जो है आपको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 126 के तहत। करा कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन वह जो है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक जब होगा तो उसमें उपस्थित होने के लिए उसको बुलाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 128 के तहत। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की घोषणा करता है। अनुच्छेद 129 हो जाएगा। अनुच्छेद 130 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान, ठीक है, निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 130 के तहत। आगे यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 131 में कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण यहाँ पे दिया है आपका अनुच्छेद 131 में। 136 कह रहा है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान आपको दिया गया है अनुच्छेद 136 के तहत। आगे देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में आपका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 137 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर जो है आपको बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 141 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 कह रहा है कि राष्ट्रपति की उच्चतम और न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आपको दिया गया अनुच्छेद 143 में। अगला दिया है कि अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति की प्रक्रिया जो है आपको विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 145 में। 146 का राय कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान आपको किया गया है। और यहाँ पे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, भत्ता और पेंशन जो है आपको भारत के संचयी निधि पर भारित होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे आगे इसमें क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय जो है आपको भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति है, यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आपको आता है यह शक्ति। याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के कह रहा है कि संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत किस वाद में दिया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय के जो संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत जो है आपको केशवानंद भारती बनाम क्या बोलते हैं केरल राज्य 1973 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया। याद रखिएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं आपको नियुक्ति का प्रावधान दिया गया। करें कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137 के तहत। आगे कह रहा है कि भारत में संविधान के मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो ये आपको न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो यह आपको सर्वोच्च न्यायालय का आपको अंतिम अधिकार दिया गया है। किसका, संविधान की व्याख्या करने का। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले कह रहे हैं कि आते हैं, तो आपको मूल अधिकार का प्रवर्तन आपका आता है। भारतीय संविधान का कह रहा है कि संरक्षण कौन है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की प्राप्त उन्मुक्तियां याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 121 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में कह रहा है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के कह रहा है कि विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर कह रहा है कि संसद विचार चल रहा है, तो उसमें जो है आपको संबंध आचरण पर संसद की चर्चा की जा सकेगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। न्यायालय की अवमानना,
तो संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में जो है आपका उच्च न्यायालय की अवमानना की शक्ति का जो है आपको प्रावधान दिया गया है। आगे कह रहा है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य जो है नहीं कर सकता है, आपको अनुच्छेद 124 के 7 के तहत। कह रहा है कि भारत में दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम दलित न्यायाधीश पूछ रहा है, तो आपको न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। के.जी. बालकृष्णन आपको जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान के कह रहा है कि व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत जो है आपको आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको आता है। कह रहा है कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि किसे जो है परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत। आगे क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे, ठीक है, उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा जो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में यह व्यक्त किया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की जो है सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग हम लोग देख लेते हैं। पहला भाग कह रहा है कि संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 132 के तहत। सिविल विषयों से जुड़ी अपील आपको अनुच्छेद 133 के तहत। आपराधिक विषय से जुड़ा आपको अनुच्छेद 134 के तहत। और विशेष अनुमति से अपील जो है आपको अनुच्छेद 136 के तहत। तो ये 4 गो आपका जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहिए? तो आपको 10 वर्ष तक। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के न्यायालयों में से किसे कह रहा है कि अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। कह रहा है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि PIL कह रहा है लोकहितवाद। भारत का कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इनके सभी निर्णय जो है आपको साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। किसका? सर्वोच्च न्यायालय पर। आगे देखिए, कह रहा है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 132 उच्चतम में और उच्च न्यायालय में 226 के तहत जो है आप रिट जारी कर सकते हैं। किसमें? मूल अधिकार के उल्लंघन में। उच्चतम न्यायालय में कितना कह रहा है? उच्चतम न्यायालय में 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय में आपका अनुच्छेद 226 के अनुसार। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसमें। आगे देखिए दिया है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है आपका संविधान के राज्यपाल को मनोनीत किए जाने का पद्धति जो है आपको किस देश के अनुसार किया गया है? तो ये आपको कनाडा के अनुसरण पर किया गया है। राज्यपाल को मनोनीत, ठीक है, कनाडा के संविधान से। राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका राज्यपाल होता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उस तरह से राज्य में आपका राज्यपाल होता है। किस राज्य में करा है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है आप किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत। विधान परिषद में करा है कि राज्यपाल के द्वारा सदस्यों को मनोनीत कितनी किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा जो है आपको विधान परिषद में है कुल सदस्यों का 1/6। राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है। तो जिस तिथि को यह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद रिक्त मान लिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में कह रहा है कि एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया, तो आपको राज्यपाल। आगे कह रहा है कि राज्य
विधानसभा के यानी कि जो प्रोटिगेशन को आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रोन्नत कर सकता है, तो यह उच्च न्यायालय के सलाह पर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिया जाता है, तो राज्य के संचित निधि से जो है आपको राज्यपाल का भत्ता और वेतन दिया जाएगा। भारत के संविधान में कहा है कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान जो है आपको नहीं दिया गया है। कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत है। वर्तमान में कह रहा है कि राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है, तो 3,50,000 आपका होता है इसका वेतन, किसका, राज्यपाल का। राज्यपाल किसके द्वारा जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो आपको राष्ट्रपति के प्रति जो है वह उत्तरदायित्व होता है। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार करा है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्य पुनर्गठित के भी योग होता है, याद रखिएगा। संविधान 7वां था संशोधन अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ राज्यपाल के द्वारा किए जाने वाले नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करेगा, तो महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा, और विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति जो है आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन भी आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कह रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में कह रहा है कि राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है। और राज्यपाल को कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है निलंबित करने का अधिकार भी उसको प्राप्त है। आगे कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है आपको भारत के राष्ट्रपति करेगा। और भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। आगे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में अंगोल भारतीय समुदाय के लिए कह रहा है कि प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद 333 जो 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थगित किया गया था। क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा में अंगोल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि का प्रावधान जो दिया गया है ये आपको दिया गया था अनुच्छेद 33 के तहत, और 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया है। आगे देखिए राज्यपाल का जो संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, अनुच्छेद 154 के तहत। आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल का कार्य अनुच्छेद 160 के तहत। क्षमादान और कुछ मामले में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण जो है राज्यपाल की शक्ति दिया गया अनुच्छेद 161 के तहत। मंत्रिपरिषद द्वारा कहा है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, अनुच्छेद 163 में। और राज्य विधानसभा के द्वारा कहा कि पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है, कौन, राज्यपाल, आपको अनुच्छेद 200 के तहत। विचार के लिए कहा है कि आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही आपका 201 के तहत दिया गया है। और राज्यपाल पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आपको अनुच्छेद 213 में बोला गया है। और राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अब अनुच्छेद 233 में हुआ है। आगे यहाँ पे दिया है कह रहा है कि सरोजिनी नायडू राज्यपाल के सोने के पिंजड़ों में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दिया था। राज्यपाल ने कह रहा है यदि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े पर निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दिया था। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे देखिए राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है, तो विधान परिषद होता है। राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है आपको विधान परिषद होता है। और राज्य वित्तीय लेखों का कार्य कौन नियंत्रित करता है, तो नियंत्रण महालेखक परीक्षक यानी कैग के द्वारा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य में उच्च सदन जो है विधान परिषद यानी कि उच्च सदन आपका विधान परिषद हो गया कि स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित का प्रस्ताव संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद, ठीक है, कि साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है, तो अधिकतम
4 माह तक जो है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है, 4 माह। राज्य के मंत्री परिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है और राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है आपको विधानसभा के प्रति होता है, अनुच्छेद 164 के तहत। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन जो है अनुच्छेद 166 के तहत होता है। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो है कर्तव्य मुख्यमंत्री के पास है, अनुच्छेद 167 के तहत। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त करने की शक्ति दिया गया है। तो आपको अनुच्छेद 169 के तहत। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया? तो अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य विधानसभा के कराए निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे कह रहा है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे जो है समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में कह रहा है कि समान नागरिक संहिता जो है आपको लागू है? तो यह आपका गोवा में लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपको गोवा में लागू है। कह रहा है कि राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो यह आपको उपाध्यक्ष को देता है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों का हटाव यानी कि ठीक है डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है? तो यह आपका राज्यपाल के द्वारा होता है। अब विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन होने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। आगे कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष की अधिकतम 6 माह जो है समय तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, विधानसभा के विघटन के पश्चात जो है उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 महीना तक रहेगा। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री का वेतन और भत्ता जो है आपको राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1956 में कह रहा है कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल आपका है? तो 5 राज्यों में है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री। यहाँ दिया विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी सब विधानसभा का? तो 175 आपका है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद असम का 126, छत्तीसगढ़ का 90, गुजरात का 182, हिमाचल प्रदेश का 68 सीट है। और इधर देख लेते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश का 60 है, बिहार का 243, गोवा का 40, हरियाणा का 90 और झारखंड का 81, केरल का आपका 140 है, मध्य प्रदेश का 230, महाराष्ट्र का 288, मणिपुर का 60, मेघालय का 60 है। आगे कह रहा है कि मिजोरम का कितना है? तो मिजोरम का आपका 40 सीट है, नागालैंड में 60 सीट, उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119 सीटों का प्रावधान किया गया। त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 और पश्चिम बंगाल में 294 सीटों का प्रावधान किया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आपका 70 है, पुडुचेरी में 30 और जम्मू कश्मीर में आपका 90 स्थित है। आपका वहाँ का क्या बोला जाता है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर वह कार्य भी करते हैं। आगे देखिए दिया है उच्चतम न्यायालय। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं इसका अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।